हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, आज के लेक्चर वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के विषय में बात करेंगे। ये हमारा कार्ल मार्क्स पर स्टूडेंट पार्ट 9 है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको कार्ल मार्क्स के श्रम मूल्य सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के विषय में बताया था। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर वीडियो में हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के विषय में जानेंगे कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समाज के सामने कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के प्रेशिया के टियर नगर में हुआ था। शुरुआत से ही कार्ल मार्क्स के विचारों पर अलग अलग तरह के विचारकों का प्रभाव पड़ा और उनके विचारों का प्रभाव पड़ा। साथ ही अपने जीवन के अनुभवों द्वारा समाज का वर्गीकरण एवं परिभाषित उन्होंने अपने विचारों सिद्धांतों के द्वारा समाज व विश्व के समक्ष किया। ठीक है स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विषय में यदि बात करें, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के यदि विषय में बात करें तो कार्ल मार्क्स ने इतिहास का जो विश्लेषण किया या इतिहास को जो परिभाषित किया वो उन्होंने आर्थिक आधार पर किया, यानी अर्थव्यवस्था के आधार पर किया। यदि बात की जाए कार्ल मार्क्स से जो पीछे के जो रहे हैं विचारक, उन्होंने कभी भी अर्थव्यवस्था या आर्थिक आधार पर इतिहास की व्याख्या नहीं की। उन्होंने ज्यादातर दार्शनिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर इतिहास की व्याख्या की। लेकिन कार्ल मार्क्स पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने आर्थिक आधार पर इतिहास का विश्लेषण किया। ठीक है स्टूडेंट, बात करें यदि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के अनुसार, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों द्वारा समाज में वर्गों का निर्माण होता है। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि समाज में वर्गों का निर्माण उत्पादन के साधनों के द्वारा होता है। जिसके पास ज्यादा साधन होता है वह बुर्जुआ वर्ग होता है और जिसके पास कम साधन होता है वह सर्वहारा वर्ग में विभाजित होता है। ठीक है स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स ने समाज की व्याख्या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में करते हुए समाज को दो भागों में बांटा। पहला बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग जिसके पास पूंजी होती है, और दूसरा सर्वहारा वर्ग पूंजी विहीन वर्ग जिसके पास पूंजी नहीं होती। यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स अपने जो ये समाज की जो व्याख्या उन्होंने आर्थिक परिप्रेक्ष्य में की, इसके द्वारा वह समाज के इन दो वर्गों के बारे में बताते हैं कि बुर्जुआ वर्ग एक पूंजीपति वर्ग होता है जो सर्वहारा वर्ग जो पूंजी विहीन वर्ग होता है उसका पूर्ण रूप से शोषण करता है, और उसके द्वारा जो वो कार्य किया जाता है, जो सर्वहारा वर्ग द्वारा कार्य किया जाता है, उसके मूल्य को भी वो पूर्ण रूप से उनको नहीं प्रदान करते, बल्कि कुछ मूल्य उनको देकर उनका जो शेष मूल्य होता है उसे हड़प लेते हैं, और यह हड़पा हुआ मूल्य ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। इस मूल्य का बुर्जुआ वर्ग पूंजीवाद के विकास के लिए में जो है यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स ने इन दो वर्गों को आर्थिक आधार पर बांटा। ये दोनों वर्गों के संबंध जो हैं एक दूसरे से वे विरोधाभासी रहे हमेशा ही। यदि बात की जाए कि इन दोनों के जो संबंध हैं वो किस प्रकार से विरोधाभासी रहे, बुर्जुआ वर्ग हमेशा स्टूडेंट सर्वहारा वर्ग का शोषण करता था। उनको जो उनका पूर्ण मूल्य था वो पूर्ण मूल्य उनके वेतन को नहीं देता था, उनसे हड़प लेता था। ऐसे में उनका शोषण जो है लगातार बढ़ रहा था। तो ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि विरोधाभास की जो उनकी प्रवृत्ति थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष समाज के विकास का मूल कारण है। कार्ल मार्क्स ये भी मानते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है वो समाज के विकास का मूल कारण है। यदि वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो समाज का विकास भी संभव नहीं होगा। इसके बाद कार्ल मार्क्स ये भी मानते हैं कि इतिहास का विकास निरंतर प्रगतिशील है। इतिहास की हर अवस्था, इतिहास की 5 अवस्थाएं हमने आपको बताई हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। इतिहास की प्रत्येक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से ज्यादा प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि पूंजीवाद अवस्था पिछली अवस्थाओं से ज्यादा बेहतर अवस्था है, क्योंकि इसमें उत्पादन के साधनों का तेजी से विकास होता जा रहा है। पूंजीवाद के बाद की जो अवस्था आएगी वह साम्यवादी युग आएगा, जिसमें एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज का उदय होगा। ठीक है स्टूडेंट, और वो ये कहते हैं वह इतिहास की सबसे सर्वोच्च स्तर की जो है अवस्था होगी, और उसके बाद जो है किसी भी अवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी रचनाओं के माध्यम से भी कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को दर्शाया है। उनमें हम बात करें तो उनकी पहली रचना जो दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 की रचना है, उसमें उन्होंने एक अपने वर्ग संघर्ष को कुछ इस
तरीके से दर्शाया है कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का रहा है। इन शब्दों में उन्होंने वर्ग संघर्ष के इतिहास को दर्शाया है। वहीं अगर दूसरी किताब के विषय में उनकी बात की जाए, अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में जो उन्होंने लिखी, उसमें भी उन्होंने कुछ शब्दों में ये बातें दर्शाई कि सामाजिक जीवन व सामाजिक चेतना में संबंध होता है। अगर उनकी तीसरी पुस्तक के बारे में बात की जाए, थीसिस ऑन फाइरवर्क, ये उन्होंने 1888 में लिखी। इसमें भी उन्होंने मनुष्य सामाजिक संबंधों का जाल है, मनुष्य जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है स्टूडेंट, थीसिस ऑन फाइरवर्क जो मनुष्य में जो उन्होंने लिखी है पुस्तक, उसमें उन्होंने यही दर्शाया कि मनुष्य जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, तो मनुष्य के इर्द गिर्द ही सामाजिक संबंध बनते और बिगड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से ये समाज को बताया कि हमेशा जो समाज होता है उसमें वर्ग होते हैं और कोई भी वर्ग संघर्ष के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। तो वर्ग संघर्ष अवश्य अवश्य होते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है प्रगति की राह खुली हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था जो उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। तो ये वर्ग संघर्ष का उनका पूर्ण सिद्धांत था। तो आज हमने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के विषय में उनके बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे सिद्धांतों के विषय में बात करेंगे। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से इसको तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।